दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं एक नई सीरीज को लेकर हाजिर हूं और जिसके तहत दोस्तों हम लोग हिंदी विषय को कवर कर रहे हैं और आज जो है हमारा 13 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 390 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। अभी तक 360 सवाल हुए थे, अब 30 सवाल प्रतिदिन दोस्तों हम लोग हल किया जाता है। इस तरह से 390 सवाल दोस्तों आज हमारे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी विषय को लेकर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। एक चीज और समझाना चाहूंगा आप सभी को, देखिए एक हमने बैच लॉन्च किया है बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली हिंदी का बैच है और इस बैच के माध्यम से ये चारों एग्जाम दोस्तों आप फतह कर सकते हैं। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, चाहे मिडिल का पेपर देना हो, चाहे सेकेंडरी एग्जाम का पेपर देना हो या सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का देना, नहीं जिसे आप टीजीटी पीजीटी कहते हैं, ये भी दोस्तों आपको इसी भी बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ के देखिए, आनंद बहुत आएगा। इस बैच में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर पर भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उन पर भी दोस्तों आपकी पकड़ बन पाए और उसी के तहत दोस्तों ये सीरीज भी यहाँ पर आपको कराई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल आप कैसे हल करते हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि गद्यांश को हल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने ऐसे लंबा चौड़ा गद्यांश लिखा होगा, लेकिन आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। नियम मैं सिखा रहा हूं, आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले सवाल पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि किसान को लेखक ने राष्ट्र प्रेमी की संज्ञा प्रदान की है, क्यों प्रदान की है बताना। किसान को क्या कहा है कि वो राष्ट्र प्रेमी है, लेकिन यह संज्ञा क्यों दिया गया। कह रहा है किसान कड़ी मेहनत करता इसलिए दिया गया, हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है किसानों की इसलिए दिया गया, या अन्न उपजाकर संपूर्ण राष्ट्र का पेट भरता इसलिए दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ऑप्शन चुनना है यहां पर। अब आप देखिए यहां पर, इसे पढ़िए, आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा शुरुआत। और मैंने एक चीज और आपको समझाया, हमेशा जो सवाल होगा पहले लाइन में ही दोस्तों, पहले दूसरे तीसरे लाइन में ही आपको पहला उत्तर मिल जाना है और क्रमशः उसी ढंग से उत्तर मिलते जाएगा। आइए पढ़ते हैं। कह हमारे देश का, हमारे भारत का किसान इस दृष्टि से सच्चा प्रेमी है। देखिए किस दृष्टि से, कि वह संपूर्ण राष्ट्र का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, कैसे पालन करता है, अन्न उपजाकर। कड़ी मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, अन्न उपजाकर यह संपूर्ण राष्ट्र का पालन करता है या उनका पेट भरता है, एक ही बात है। यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा और यहां हमारे सामने लिखा हुआ, बहुत आसान से। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक पढ़ते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना। आप समझिए मैं टाइम आपको बचाना सिखा रहा हूं। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए, पुनः फिर आप इसे पढ़िए और उसके बाद आप गद्यांश पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृषि वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, कौन सा कार्य कृषि वैज्ञानिकों ने नहीं किया है। कर उत्तम बीज उपलब्ध कराना, रासायनिक खाद्य उपलब्ध कराना, खेती के आधुनिक औजार उपलब्ध कराना, किसानों को धन उपलब्ध कराना। कौन सा कार्य नहीं किया है। अब एक दूसरा नियम जानिए, जहां तक आपने पढ़ लिया था गद्यांश, दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके आगे आपको पढ़ना है। तो कहां तक पढ़ लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया था, यहां तक। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपने पढ़ लिया था। अब दोस्तों आपको इसके आगे पढ़ना है। तो लिख रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि में उन्नति के फलस्वरूप हमारे कृषि वैज्ञानिक उत्तम किस्म के नए बीज तथा ज्यादा अनाज देने वाली फसलें उगाने के लिए नई नई तकनीकों का अनुसंधान किया है। अब इन कृषि वैज्ञानिकों के कारण उत्तम रासायनिक बीज, उत्तम बीज, रासायनिक खाद तथा खेती के आधुनिक औजारों की मदद से खेती बाड़ी के काम को बढ़ाया जा रहा है। यानी उत्तम बीज भी उन्होंने उपलब्ध कराया, रासायनिक खाद भी उपलब्ध कराया और आधुनिक औजार भी उपलब्ध कराया। ये वैज्ञानिक दोस्तों यहां पर धन उपलब्ध नहीं कराते हैं, धन उपलब्ध कराने का काम सरकार का है, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार। आपने नाबार्ड जैसी परियोजनाओं का नाम सुना होगा, वो दोस्तों धन जो है देने के लिए बनी हुई संस्थाएं हैं। कृषि वैज्ञानिकों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पुनः वही टेक्निक फॉलो करना है। कह रहा कि आज कृषक किस बात के लिए दोस्तों तैयार है। कह रहा खेत देश की खाद्य समस्या के समाधान के लिए तैयार है, अच्छे बीज का प्रयोग करने के लिए, नई तकनीकों को अपनाने के लिए, या इनमें से सभी। अब देखिए यहां से पढ़िए, कर अब
यहां तक आ गए थे खेती का। हाँ, इस प्रकार आज भारतीय कृषक खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। सीधे सीधे दे दिया कि किसके लिए तैयार हैं, खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। अच्छे बीजों के प्रयोग से नहीं मतलब है और ना ही तकनीकों से मतलब, होगा तो लिखा होगा। ठीक है, अब हमारे देश में कृषि को अन्य उद्योगों की भांति माना जा रहा है और सरकार का सदा यही प्रबल रहता है कि खेती के उद्योगों को ही प्राथमिकता प्रदान की जाए। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि किसानों की सहायता सरकार किस रूप में कर रही है। कर है उनका लगान माफ करके, उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण देने का प्रयास करके, उनसे कम टैक्स वसूल करके, या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसके आगे आप पढ़िए यहां से। कर इसी क्रम में सरकार किसानों को खेती के काम में बढ़ावा देने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण देने के प्रयास कर रही है। कृषि कार्य के लिए वह और दूसरी सुविधाएं भी देने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर लगान माफ करने की बात कहीं नहीं कही गई है, बल्कि सस्ते ब्याज पर ऋण देने की बात की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना समझना पड़ेगा। यहां आनंद आ रहा है तो विश्वास कीजिए, जो हमारा पेड कोर्स है वहां बहुत आनंद आपको आएगा। आप पढ़कर तो देखिए, तब ना मजा आएगा। आइए अगला सवाल देखिए, करा देश प्रेमी शब्द, जो यहां किसान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया देश प्रेमी, करा देश प्रेमी शब्द का विग्रह करते हुए यहां समास बताइए, व्याकरण से जोड़ रहा है इसे। करा देश प्रेमी का मतलब देश का प्रेमी नहीं, देश का नहीं होगा दोस्तों, देश से प्रेमी, ये तो अलगाव की बात कर रहा है। देश पर प्रेमी नहीं दोस्तों, देश के लिए प्रेमी, और के लिए हमेशा संप्रदान तत्पुरुष को डिनोट करता है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है यह इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। त देखिए, हम जब मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धन्य वर्ण में हम क्या पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, ट ठ ड ढ अड़ ये मूर्धन्य होते हैं। या जब हम कभी स्वर की बात करते हैं तो वहां पे री पढ़ते हैं। और दंत में दोस्तों क्या आता है, त थ द ध न, इसे दोस्तों दंत वर्ण कहते हैं। तो याद रखिएगा, त वर्ग ये दंत वर्ण से संबंधित है। ओष्ठ में क्या आता है दोस्तों, प फ ब भ म। और अगर स्वर की बात करेंगे तो उ और बड़ा उ ये दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका जवाब तो है नहीं। कंठ में दोस्तों क्या जाता है, क ख ग घ अंग ये आता है, और इसके अलावा अ आता है और आ आता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप करते हैं, तब दोस्तों आपका जवाब होता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है ये आपका सही उत्तर है। बाकी आप जान ही रहे हैं, ये आपको बहुत पुराना सवाल है। आगे देखिए, करा सोना, सोना का मतलब दोस्तों ये गोल्ड से है। ठीक है, सोना मतलब वो स्लीपिंग नहीं बात कर रहा, गोना सोना मतलब गोल्ड से। ठीक है, तो कह रहा सोना ये किस प्रकार की संज्ञा है, क्या यह भाव है, नहीं ये कोई भाव नहीं है, ना ही कोई समूह है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके सामने सोना दे दे या हम करें किसी भी धातु का नाम दे दे, हमेशा याद रखिए कोई भी धातु हो, चाहे लोहा हो, चांदी हो, ये सब कुछ भी हो, या कोई भी लिक्विड आइटम हो जाए, तेल पानी ये सब हो जाए, दूध, ठीक है, ये सब भी दोस्तों हमेशा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। करा आप, एक शब्द दे रहा आप, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपको हमेशा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के तहत रखा जाता है। याद रखिएगा, आपके परीक्षा में चाहे आप शब्द दे दे, चाहे स्वयं शब्द दे दे, ठीक है, यह हमेशा किसे डिनोट करता है दोस्तों, यह निजवाचक सर्वनाम को डिनोट करता है। इसे आप स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, स्वयं के लिए दोस्तों यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में बार बार यहां से सवाल बनते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, कर गोल, एक शब्द दिया गोल, आपको बताना है गोल किस प्रकार का विशेषण है। मैं आपको बार बार समझाता हूं, मेरी क्लास में ना कॉपी कलम लेके बैठिए, अन्यथा आपको लगेगा कि हिंदी बड़ी आसान है और यही हिंदी परीक्षा के दिन आपकी फिरकी ले लेगी। ठीक है, और आप जो है 2 4 5 सवाल तो गलत कर ही दोगे। मेरे नजर में है दोस्तों कि यदि आप किसी विषय को आसान समझते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि आपको उस विषय में 100% नंबर लाना चाहिए। भाई एक तरफ आसान भी है, दूसरी तरफ आप हल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मत कहिए ना कि वो विषय आसान है, मैं गलत कह रहा हूं। ठीक है, आप इसे समझिए। अगर हिंदी को आप आसान मानते हैं तो आप पूरे के पूरे सवाल सही करिए। मैं 30 सवाल लेकर आया हूं, अब 30 में आपको 29 नहीं सही करना है। अगर मैं आसान दे रहा हूं तो आप 30 में 30 लाके दिखाइए। आप कोशिश, मैं बार बार आपको समझाता हूं, देखिए दीक्षा तभी आपको मिलेगी जब आप गुरु की बात को मानेंगे और समझेंगे,
जब आप हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप कभी दीक्षा नहीं ग्रहण पाएंगे। आप मेरी बातें सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको क्लास में मजा आ सकता है, लेकिन परीक्षा के दिन ये विद्या आप भूल जाओगे। ये कोई श्राप नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस का नतीजा है। ढंग से करोगे नहीं तो जब आपको जहां आपको दिखाना पड़ेगा अपना ज्ञान, वहां आप चूक जाओगे, अपने आप में कंफ्यूज। मैं हाल में थोड़ा आऊंगा कंफ्यूज करना, आप अपने से कंफ्यूज हो जाओगे। इसका ये वाला है कि ये वाला, आप अपने से कंफ्यूज, कोई आपको कंफ्यूज नहीं करता है, आपका अंतर मन ही आपको परेशान कर देता है। तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, तब जो है आनंद आएगा। गोल किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण नहीं, ना ही माप तौल की बात हो रही है। गोल, जैसे लोग बोलते हैं कि उनका बेटवा बड़ा गोल मटोल है, गोल, ठीक है, तो गोल मटोल दोस्तों ये क्या है? गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, सी उत्तर हो जाएगा। कह रहा यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो निर्भरता भी पूरी तरह से है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये इसमें कोई विस्मय बोधक नहीं है, कोई आश्चर्य का बोध तो हो नहीं रहा है, ना ही किसी तरह की आज्ञा दी जा रही है। ये एक तरह का संकेतवाचक वाक्य है, इशारा किया जा रहा है कि तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, ठीक है, और नहीं चलोगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और यही दोस्तों वाक्य फॉर्मेशन की बात करता, ठीक है, वाक्य निर्माण की बात करता, तो उसके तहत पढ़ते हैं तो यदि जहां लगा होता है उसे मिश्रित वाक्य मानते हैं। तब दोस्तों क्या हो जाता है यहां पर, यह मिश्रित वाक्य का यह उदाहरण हो जाता है। मिश्रित वाक्य को ही मिश्र वाक्य भी कहा जाता है या मिश्रित वाक्य, ठीक है, क्योंकि यद्यपि लगा है, यदि लगा है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही जवाब होगा। कर रस भरा, रस भरा में कौन सा समास है बताना है, तत्पुरुष के अंदर जाके आपको डिटेल देना है, ठीक है, तो कर कर्म तत्पुरुष। देखिए रस भरा को पहले आप यहां समास विग्रह कीजिए। रस भरा मतलब रस से भरा, ठीक है। अब देखिए अपादान तो हमेशा अलगाव को बताता है, इसका भी पहचान चिन्ह से है लेकिन अलगाव को बताता है, तो ये तो होगा नहीं। संप्रदान दोस्तों क्या हो जाता है, के लिए इसका पहचान चिन्ह है, तो दोस्तों रस के लिए भरा ऐसा भी नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म में दोस्तों को आता है तो यह भी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा करण। कर्ण में दोस्तों हमेशा माध्यम होता है कोई ना कोई, और यह माध्यम क्या दोस्तों जो भरा है वो किससे भरा, रस से भरा है, तो इस प्रकार दोस्तों ये कर्ण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और तत्पुरुष में दोस्तों हमेशा याद रखेगा पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है, हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल दे रहा है निम्नलिखित में से जो अशुद्ध शब्द है उसका आपको चयन करना, जो गलत हो बताइए। ईर्ष्या तो सही लिखा है, अनुकूल भी सही लिखा है, आशीर, नक्षत्र दोस्तों यहां पे गलत लिखा है। फिर सर नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा, नक्षत्र में दोस्तों न होता है, छतरी वाला छ होता और त्र होता, ऐसे लिखा जाता है। यहां छाता वाला छ नहीं होता है। कहां आपका दिमाग जा रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत आसान है। और कई बार फिर मैं समझा रहा हूं, आप बीपीएससी का पहले पेपर लेके देखिए। मैं आपका पेपर बहुत टफ बना के क्या करूंगा यदि वो आपके लेवल से मैच नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, मैं बीपीएससी के अनुरूप पेपर बनाऊं या हिंदी के अनुरूप पेपर बनाऊं? भाई मैं कठिन सवाल दे, इतना कठिन दे दूं कि आप हल ही ना कर पाए। दे सकता हूं ऐसा सवाल, आखिर ये सवाल जब मैं टाइप करा सकता हूं तो अपने टाइपराइटर को दूसरा सवाल भी टाइप करा सकता हूं, भाई ये नहीं ये टाइप कर दो, लेकिन हमें परीक्षा के अनुरूप काम करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये चीजें जरूरी है। यहां पे आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा नेता। नेता शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा ये बताइए। अब बच्चा परेशान होता है दो मामले में, नेता शब्द दे तो दिया और उसे पता है नेत्री, परीक्षा के टाइम उसे समझ में ये नहीं आता कि नेत्री ऐसे लिखा जाएगा या फिर नेत्री ऐसे लिखा जाएगा। इसी दो बात को उसको पता है कि नेताजी और नेतिन तो दोस्तों नहीं होगा। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन दे देता नेताइन, क्या दे देता नेताइन, तो बच्चों को लगता है शायद नेताइन भी, क्योंकि गांव में नेताइन कहा जाता है, नेता की जो पत्नी होती है उसे नेताइन का। यहां स्त्रीलिंग रूप जरूर कह रहा है लेकिन नेताइन नहीं होगा। ये नेताइन दोस्तों क्या है, ये देशज शब्द जरूर, लेकिन यहां इससे लेना देना नहीं है। जो बच्चा कंफ्यूज होता है इस दो मामले में होता है कि सर नेत्री ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो हमेशा याद रखिए नेत्री ऐसे लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो अब जाके आप क्लियर हो जाइए कि सी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन ही दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया ना, ऐसे दोस्तों आपको यहां पर पढ़ना है, समझना है। और आगे चलिए,
तो एक बात और याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स दोस्तों लॉन्च किया। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए तो सही हमारे साथ, मजा आ जाएगा पढ़कर। मेरी बात माननी है तो आप मेरे हिसाब से सुपर सेनिंग जो हमारा बैच है, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, आप एक बार इसे पढ़ के देखिए, आपको लगेगा क्या कमाल की हिस्ट्री है। भारत को जानने का इससे बेहतर मौका नहीं है। और कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो आरओ का बैच है, इसमें कंप्लीट जीएस है दोस्तों, हर विषय एंशिएंट मिडावल मॉडर्न, बाकायदा डेमो दिया, हर विषय का डेमो। बच्चे ने कहा सर हमको सब डेमो देखना है, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सर हमको सबका डेमो। लो देखो डेमो, पूरे जीएस का दोस्तों यहां डेमो मैंने बना दिया है, आप जाके देख। डेमो का पैसा नहीं है, फ्री में मिल रहा है, पढ़ने को तो पढ़ो। हम करें एक एक लेक्चर ही फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो फ्री है उसे पढ़ो तो सही। तो आरओ का दोस्तों है, ये आप ले सकते हैं अगर आप जीएस चाहते हैं मजबूत करना, तो बहुत बेहतरीन क्लास है वहां पे। कह रहे रित्वंत, रित्वंत में दोस्तों कौन सी संधि है? संधि तो आप तभी बता सकते हैं जब आप संधि विच्छेद करेंगे। तो आइए संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं। अब शब्द दे दिया दोस्तों रित्वंत, रित्वंत चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे दोस्तों ऐसे लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। तो करेंगे क्या, यहां पे मूल शब्द आ जाता है ऋतु और दूसरा शब्द आ जाता है अंत, ऋतु धन अंत बराबर रित्वंत बन जाता है। और जो संधि होती दोस्तों वो होता है यण स्वर संधि। क्या होता है यहां पर? यण स्वर संधि होता है, दीर्घ नहीं, गुण नहीं, ए और होता है तब गुण होता है, यहां पे हो जाएगा यण स्वर संधि। यहां व्यंजन में मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा वाला जो है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, करा पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में जो ही शब्द दिया है यह किस प्रकार का निपात है? निपात क्या होता है दोस्तों? यह अविकारी होता है। यह क्या है? एक तरह का अविकारी शब्द होता है। निपात क्या है? यह एक तरह का अविकारी शब्द है, ठीक है, जिसे अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी कहिए, अव्यय कहिए, अव्यय शब्द भी इसे बोला जाता है, अविकारी भी बोला जाता है, ठीक है। तो कह रहा पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। ही क्या है? तो ही दोस्तों आदेश बोधक नहीं है, यह बलदायक। जैसे मैंने आपसे कहा आपको परीक्षा में पास होना ही होगा, होना ही होगा, मतलब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो बलदायक हो जाएगा। कैसा निपात हो जाएगा? बलदायक निपात हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। निपात पढ़े होंगे तब आपको पता होगा, 15-16 निपात होते हैं, किताब में दिया गया है, ठीक है। शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा है? देखिए जगत धात्री में आपको बता दूं, जनरली होता है जगत धन धात्री, ठीक है। तो जब जगत धन धात्री शब्द मिलता है तो शब्द बनता है जगत नहीं, उसके जगह हो जाता है जगद। क्या हो जाता है? जगत धात्री हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, तो कंप्यूटर में ऐसे हो जाता है। सच्चिदानंद दोस्तों सही है, भगवत गीता दोस्तों सही है, जगत अम्बा दोस्तों गलत है। कैसे लिखा जाएगा? जगदम्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदम्बा, ठीक है। और यहां पे याद रखेंगे जो शब्द होता है जगत धन अम्बा, ठीक है। लेकिन होता क्या, यह अ जाकर इस त को पूरा कर देता है और त के अलावा दोस्तों ये अपने तृतीय वर्ड में बदल जाता है, त थ द, तृतीय वर्ड में। जैसे यहां देखिए भगवत धन गीता हो गया, भगवत गीता, भगवत गीता हो जाता, भगवत, यहां द आ गया है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, त के बाद द, त वाला जो होता है द में बदल जाता है, तो जगत अंबा नहीं होगा, जगदम्बा हो जाएगा, जगदम्बा, जगदम्बा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। करा इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का जो उदाहरण उसे पहचानना है। संयोग का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, हो जाता है समधन योग। क्या हो जाता है? समधन योग। और ये हो जाता है दोस्तों व्यंजन संधि। क्या हो जाता है? व्यंजन संधि। तो ये तो जवाब है नहीं। पवन का क्या हो जाता है? हो जाता है पोधन अन बराबर पवन हो जाता है। और यह है दोस्तों अयादि स्वर संधि। स्वर संधि में अयादि स्वर संधि है, तो यह आपका जवाब हो जाएगा। नमस्कार में क्या हो जाता है? हो जाता है नमः धन कार। और यह किसका उदाहरण हो जाता है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। और मनोहर दोस्तों क्या हो जाएगा? मनः धन हर। क्या हो जाएगा? मनः धन हर, मनोहर। यह भी दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा? विसर्ग संधि का। तो आपसे पूछा कौन सा स्वर संधि का भेद है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्वर संधि का भेद है। बाकी जो दिया गया है उसमें व्यंजन और विसर्ग संधि है। करा दीठी, दीठी शब्द का दोस्तों आपको तत्सम रूप बताना। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से आया हुआ शब्द है। देखिए दीठी का दृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है? दीठी का क्या हो जाता है? याद रखेगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, एक बार यहां पर एक शब्द होता है दीठी। दीठी से क्या बन जाता है दोस्तों? दृष्टि बन जाता है, ठीक है, दृष्टि बन जाता है, ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है पृष्ठ। क्या हो जाता है? पृष्ठ। पृष्ठ का क्या हो जाता है दोस्तों? पृष्ठ का पीठ हो जाता है। पीठ का क्या हो जाता है? पृष्ठ हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से याद रखेंगे एक शब्द होता है दही। क्या होता है? दही। दही का क्या हो जाता है दोस्तों? दधी हो जाता है। क्या हो जाता है? दधी।
कुछ मिलता जुलता शब्द बता रहा हूं। एक शब्द है सेठ, सेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, सेठ का हो जाता है श्रेष्ठी, क्या हो जाता है, श्रेष्ठी। ये सब याद रखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। तो यहां ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, जो तद्भव नहीं वो बताना है। तो पीठ, पीठ का दोस्तों पृष्ठ हो जाता, पीठ तो तद्भव है, ठीक है। कह रहा कौन सा तद्भव नहीं है ना, तो पीठ तो दोस्तों ऑलरेडी तद्भव है, पत्थर भी तद्भव है। प्रकट दोस्तों याद रखेगा ये तत्सम शब्द है, प्रकट क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है और ये तद्भव नहीं है, इस वजह से चूज कर लीजिए। पंक्षी का तत्सम दोस्तों पक्षी हो जाता, पीठ का तत्सम दोस्तों पृष्ठ हो जाता, पत्थर का तत्सम दोस्तों क्या हो जाता, पत्थर का याद रखेगा उपल हो जाता, उपल भी होता है, पासाड़ भी होता है, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द तुर्की भाषा का शब्द, तुर्की भाषा का शब्द बताना दोस्तों। जैसे लिख रहा है किस्मत, नमक, लगाम। तो दोस्तों अगर मैं कहूं आपसे कि चलिए किस्मत नहीं है तुर्की भाषा का शब्द, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा ना कि अगर ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं तो किस भाषा का शब्द है। ये शब्द है दोस्तों अरबी भाषा का, ठीक है, याद रखेंगे किस भाषा का है, किस्मत। किस्मत जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। उसी तरह से नमक, हमारे यहां नमक को लवण कहा जाता था, देशज शब्द नून मिलता है, नून, ठीक है, लेकिन जो नमक शब्द है दोस्तों यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। लगाम भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। यहां पे तोप याद रखेगा, तोप जो शब्द है यह तुर्की भाषा का शब्द है। अब तोप की बात आ गई है तो तोप चला देते हैं यहां पे, ठीक है। आइए मैं आपको दोस्तों ढेर सारे तुर्की भाषा के शब्द याद कराता हूं, ठीक है। चलिए पहले याद रखेगा चाकू चम्मच, क्या याद रखिए, चाकू, चाकू चम्मच, ठीक है। तोप है तो तोप में चाहिए बारूद, तो याद रखिए तोप बारूद, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा कौन चलाता है तोप बारूद, तो याद रखिएगा बेकाबू दरोगा, बेकाबू, बेकाबू दरोगा, ठीक है, बेकाबू दरोगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मुगल बादशाह, मुगल शब्द याद रखिए, बादशाह शब्द याद रखिए, ठीक है, मुगल बादशाह। इसी तरह से एक शब्द उर्दू याद रखिए, उर्दू, मुगल बादशाह वैसे उर्दू बोलते नहीं थे लेकिन उर्दू शब्द दोस्तों यहां पे याद रखिए, ठीक है। इसी तरह बेगम, बेगम शब्द भी दोस्तों क्या है, यह भी तुर्की शब्द है। तो इतने सारे शब्द आप याद रखिए, परीक्षा में यहीं में से कोई एक मिल जाएगा। है तो बहुत सारे शब्द लेकिन इतना आपके लिए दोस्तों काफी है, इतना पढ़ लिया तो आपका काम जो है बन जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ये बताना। अरबी भाषा का दोस्तों शब्द कौन सा है, तो लिख रहा है गोदाम, इस्तीफा, हमारा, दीवार। आइए एक एक करके बताता हूं। ये जो गोदाम शब्द है पहले इसे समझिए, ये अरबी नहीं दोस्तों बल्कि यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। गोदाम फारसी भाषा का। इस्तीफा जो शब्द है दोस्तों यह अरबी भाषा का शब्द है। इस्तीफा किस भाषा का है, अरबी, इसलिए दोस्तों यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आवारा भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है और दीवार भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आइए अरबी भाषा की बात आ गई है तो क्यों ना अरबी भाषा के कुछ शब्द हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अरबी में याद रखेगा कभी भी परीक्षा में आदमी शब्द दे दे, ठीक है, औरत शब्द दे दे, औलाद शब्द दे दे, औलाद शब्द दे दे, अदालत शब्द दे दे, अदालत शब्द दे दे, वकील शब्द दे दे, ठीक है, वकील शब्द दे दे। तो आप हमेशा याद रखेगा ये सब जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। इनका बड़ा अच्छा फार्मूला होता है, उस सब मैं आपको सिखाऊंगा कभी मौका मिला तो, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखेगा, परीक्षा में यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा यायावर शब्द का तात्पर्य क्या है। यायावर, यायावर एक शब्द दे रहा, यायावर, इसका तात्पर्य क्या है। कर जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कर किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला नहीं, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को यायावर कहते हैं, ठीक है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला क्या कहलाता है, यायावर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट जवाब है इस सवाल का, ठीक है। और आगे आ जाइए। कर अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, यहां बहुत ध्यान से दोस्तों अंडरलाइन में दे रहा है और आपको बताना है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बहुत ध्यान से का मतलब क्या होता है, सरलता से नहीं, धैर्य से नहीं, तन्मयता से। तन्मयता मतलब सारा तन मन एकाग्रचित करके पढ़ रहा था, यही होता है ध्यान। तो इसके स्थान पर हम कह सकते हैं कि अनुपम तन्मयता से पुस्तक पढ़ रहा था। तो ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
करा संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक दोस्तों इस काव्य के रचनाकार कौन है बताना है। करा श्रीकांत वर्मा जी हैं, या फिर सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, या फिर हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी है, या फिर रघुवीर सहाय जी हैं। संसद से सड़क तक, बहुत सोच समझ के बताइए। इसका एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखेगा, संसद से सड़क तक। अब दोस्तों संसद कहां है, सड़क कहां है, तो बड़ा दूर चलकर सुदामा जी गए थे संसद में, यानी भगवान श्री कृष्ण के यहां, ठीक है। तो संसद से सड़क तक उनका घर दोस्तों रोड किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले, तो इसी से याद रखिएगा सुदामा पांडे। अगर आप फार्मूला नहीं बनाएंगे ना भूल जाएंगे। आज मेरी ये बात आपको सदियों तक याद रहेगी। अगर आप सोए रहेंगे खाट पे ना, कोई पूछ दिया संसद से सड़क, सुदामा गरजना, सुदामा, ऐसे आवाज आएगी, भूलेंगे नहीं। और यही तरीका होता है। हम कहां पढ़ रहे हैं, पढ़ने, मैंने कहा ना 29 नहीं लाना है। आप अपने मन से अगर इस सवाल का जवाब देते तो पक्का एक नंबर। अभी तक हो सकता है कि आप सारे सवाल सही किए हों, लेकिन यहां तो एक तय है कि आपका एक नंबर कटना ही कटना है। आइए और कटवाता हूं नंबर। कैसे आपके नंबर कम आएंगे उस सब प्लान मेरे पास है। कुछ सवाल आसान तो कुछ सवाल इतना कठिन कि आपकी हालत खराब हो जाए। सवाल दे रहा है प्रेम सागर। प्रेम सागर जो रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है? इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां का नाम आते दोस्तों रानी केतकी की कहानी याद आ जाती है। किसकी कहानी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना? इंसाअल्लाह खां। ये जो प्रेम सागर है दोस्तों, ये लल्लू लाल जी की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद और मुंशी सदा सुखलाल, गलत जवाब है। या और एक चीज और याद रखिएगा, जब आप लल्लू लाल की बात कर रहे हैं तो आप खाली प्रेम सागर की बात मत कीजिए, आप इनकी 2-3 और रचनाओं का नाम याद रखिए। बहुत कमाल कमाल की रचना है। एक रचना है बैताल पच्चीसी। क्या रचना है दोस्तों? बैताल पच्चीसी। एक रचना है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी, ठीक है, बत्तीसी। बहुत कमाल की रचना है, मैं बता रहा हूं, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा। इसी तरह से एक और लिख लीजिए, इधर लिख दे माधव विलास, ठीक है, माधव विलास, ठीक है, माधव विलास, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कर्म भूमि दोस्तों याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। कर्म भूमि, मंगलसूत्र, ये सब जो रचनाएं हैं, आप हमेशा गोदान गमन, नमक का दरोगा, यही में रह जाते हैं। थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी जानिए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है। यह प्रस्तुत पंक्ति जो दोस्तों, इसके रचयिताकार कौन है? तो रैदास जी। संत रैदास का नाम आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। ये जूते बनाने का काम करते थे, पेशे से मोची थे। क्या थे दोस्तों? मोची, जूते बनाने वाले थे। और बहुत प्रसिद्ध दोस्तों कवि रहे हैं संत रैदास जी, उन्हीं की दोस्तों बाणी है। तो कभी कभी दोस्तों काव्य की कुछ पंक्तियां दे देता और आपसे पूछ लेता है कि बताइए ये पंक्ति किसकी है, तो आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। आगे कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कह रहा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कतई नहीं, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी नहीं, भारतीय भाषा में साहित्य के रचनात्मक लेखन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद हेतु नहीं। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों याद रखेंगे, ये भारतीय भाषाओं में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं, उनके रचनाओं, बेहतरीन जो रचनाएं होती हैं रचनात्मक कला के आधार पर दोस्तों उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करा छाती पर मूंग धरना, इसका अर्थ क्या है बताना। ये मुहावरा आपके सामने है, छाती पर मूंग धरना। करा कठिन काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। बात बात पर लड़ना, ऐसा नहीं है। कर्जा वसूल करना नहीं, पास रहकर दुख देना दोस्तों, इसी को कहा जाता है छाती पर मूंग धरना। किसी किसी माँ बाप के कोई बच्चा ऐसा निकल जाता है जो उसके छाती पर मूंग धरते रहते हैं, जितना समझा लो सब बेकार है। हमेशा उसका रास्ता गलत हो गया तो समझाने का कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई पास रहकर दुख देना, ये क्या है? छाती पर मूंग धरने के बराबर है, ठीक है। आगे है वाक्यांश के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जो गलत है पॉइंट वो ढूंढना है। करा 1 वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, मतलब लगा हुआ था, आज उसे छपे आकार में देखकर, छपे आकार दोस्तों ठीक नहीं है, आज उसे प्रकाशित देखकर ऐसे बोलना चाहिए। पॉइंट मुझे लग रहा है गड़बड़ है, और पढ़ लेते हैं। छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गलत है। छपे आकार जो लिख रहा है दोस्तों ये ठीक नहीं है। प्रकाशित अवस्था में देखकर दोस्तों ऐसा बोल देता तो ज्यादा बेहतर रहता।
अगला सवाल देखिए, कह रहा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कह रहा घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। घर के प्रत्येक सदस्यों से नहीं दोस्तों, या तो प्रत्येक हटा दीजिए, ठीक है, आप कहिए घर के सदस्यों से यह अपेक्षित है, ठीक है, तो या प्रत्येक लगा रहे हैं, प्रत्येक लगा रहे हैं तो फिर सदस्यों मत कहिए, फिर सदस्य कहिए कि प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है। तो दोनों में से कोई एक ही बात को आप मानेंगे, दोनों बात एक बार में नहीं सही हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उस आधार पर मैंने इसे कर लिया है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, हिंदी की तैयारी तो दोस्तों यहां से हो जाएगी, जीएस की तैयारी सर कहां से होगी? जीएस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए, बहुत बेहतरीन दोस्तों लेक्चर सीरीज। आपके मन में हमेशा एक बात रहती है, सर हम वहीं से पढ़ेंगे जहां पर चीजें सिस्टमेटिक और सीक्वेंस में पढ़ाई गई हो। तो आइए आप यहाँ पे हर एक चीजें सीक्वेंस में पढ़ाई गई है, पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, 150 लेक्चर में। एक नंबर से लेकर दोस्तों, एक नंबर से लेकर 45 तक आपको एंशिएंट मिल जाएगा, 46 से लेकर 91 तक आपको मिडावल मिल जाएगा, 92 से लेकर 150 तक मॉडर्न मिल जाएगा, 151 से लेकर 230 तक दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, 231 से लेकर दोस्तों 330 तक पूरे 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, और 331 से लेकर 390 चला गया दोस्तों अभी तक, ये अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों 60 लेक्चर दोस्तों आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी में, आप देखिए इसको, ठीक है। अब तक दोस्तों इसमें हम लोग लगभग 11,600 सवाल दोस्तों अटेंड कर चुके हैं। जैसे आज आप सवाल पढ़े हैं ना, 30 सवाल पढ़ के बड़ा आनंद आ रहा है सर, 30 सवाल पर आनंद आ गया। यहां 30 सवाल करते करते हम 11,600 सवाल पढ़ दिए। हिंदी में अभी कहां पहुंचे दोस्तों? हिंदी में आप पहुंचे 390 सवाल पर, और जीएस में कहां पे है? 11,600 सवाल, 1,600 नहीं है कि आप 1600 पे जल्दी से कवर, 11,600 सवाल, ये केवल जीएस का सवाल है, और इससे हर एग्जाम कवर हो जाएगा। वनडे दीजिए, सिविल दीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है भाई, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा आपका, आप पढ़ के देखिए, आनंद बहुत आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से निवेदन है, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े कम से कम वहां इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।